इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 11 से देखते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक का सलूशन हमने अपलोड कर दिया है। उसको आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, कंप्लीट सलूशन है। और यहाँ से अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन साइन एक्स प्लस कास एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर इज। तो इसमें हमसे डिग्री पूछा है। देखिए, जो फंक्शन जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है साइन एक्स प्लस कास वाई डी डी एक्स ऑफ वाई डी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसमें इसकी डिग्री क्या होगी। यहाँ पर देखिए, जो कास डी वाई बाई डी एक्स दिया है, यहाँ पर कास डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम कह सकते हैं द टर्म कास डी वाई बाई डी एक्स इन्वॉल्व द डेरिवेटिव इनसाइड ए इज नॉन जीरो। ठीक है, मतलब कास थीटा के प्लेस पर जो डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, तो यहाँ पर ये जो कास डी वाई बाई डी एक्स का जो टर्म इन्वॉल्व है मीन्स कास डी वाई बाई डी एक्स, इसमें जो डेरिवेटिव इनसाइड ए है नॉन जीरो पॉलिनॉमियल फंक्शन होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर इसकी डिग्री जो है वो डिफाइंड नहीं होगी। जैसे साइन एक्स प्लस tan डी वाई बाई डी एक्स हो जाए और इस तरीके से कोई फंक्शन रहे, मीन्स दैट नॉन जीरो पॉलिनॉमियल यदि फंक्शन बन रहा है तो इसमें डिग्री डिफाइंड नहीं की जा सकती है। तो इसका मतलब इसमें यदि डिग्री डिफाइंड नहीं है तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है, सॉरी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 12, इसका सलूशन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। यहाँ पर 3 वेक्टर दिया गया है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, और इसमें पूछ रखा है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा है एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, और चौथा है राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबका हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं क्योंकि ये साइड दिया गया है। ठीक है, वेक्टर में तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकाल करके चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये हमारा 3 वेक्टर दिया गया है जो एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रायंगल के साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम सबका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, सभी साइड का। तो मैग्नीट्यूड जो है उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए अंडर रूट ऑफ आई का कोफिशियंट का स्क्वायर 4, जे के कोफिशियंट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा +1, और के कोफिशियंट 1 है, यहाँ पर आएगा 1, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ जाएगा आपका 6। ऐसे बी का भी निकाल लेंगे। तो यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 आएगा 35, और सी का निकालेंगे तो 9 + 16 + 16 = 41 आएगा। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं जो हमारा हाईएस्ट है मैग्नीट्यूड साइड का वो √41 है, और जो स्मॉलेस्ट है ये है। तो इसमें चेक कर लेते हैं क्या स्मॉलेस्ट दोनों साइड के लेंथ का स्क्वायर का सम वो हाईएस्ट के स्क्वायर के इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, जब इन दोनों के स्क्वायर को सम करेंगे तो यहाँ आएगा 6, और ये 35 का अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 35, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 41, और 41 को लिख सकते हैं √41 का होल स्क्वायर। दिस मीन्स ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड कर रहा है। यदि पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड कर रहा है मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर, इट मीन्स द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो स्टूडेंट, ये जो साइड दिया गया है ट्रायंगल का रिप्रेजेंट कर रहा है तीनों वेक्टर, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा राइट एंगल ट्रायंगल को शो कर रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है। प्रोजेक्शन वेक्टर निकालने का एक
सिंपल सा फार्मूला है। यदि कोई वेक्टर जो है वो किसी दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्ट हो रहा है, उसका प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है, तो हम इसको बहुत इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सपोज करते हैं वेक्टर दिया गया है, इसमें पहला वेक्टर है हमारा 2i + 3j, वेक्टर बी 3i - 2j। तो प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी का फार्मूला होता है ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो यहाँ पर हम ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, 2i + 3j कैप डॉट प्रोडक्ट 3i - 2j कैप, 2j कैप अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व करते हैं, आई डॉट प्रोडक्ट में आई का आई में मल्टीप्लाई करेंगे, जे का जे में, तो 2 3 जा 6, आई डॉट आई 1 होता है। तो आई डॉट आई अगर 1 हो गया तो 2 3 जा 6 आ गया, और 3 2 जा 6 होगा माइनस में, और जे डॉट जे की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका मतलब न्यूमरेटर तो हमारा 0 आ गया, और अगर न्यूमरेटर 0 आ गया, डिनोमिनेटर कुछ भी हो, तो ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर 0 आ जाएगा। इट मीन्स द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज 0। इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन आएगा वो 0 आएगा। मीन्स दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी इज 3i + 2j - 3k। ये हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी का मिड पॉइंट दिया गया है किसी लाइन सेगमेंट में। इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए दिया गया है 2i + 3j - 4k, तो हमको पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट बी का कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए, मिड पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर निकालने का एक सीधा सा सिंपल सा फार्मूला है, उसी से हम इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। और इसमें मिड पॉइंट तो दिया ही गया है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मीन्स वी कैन राइट ओ ए इक्वल टू, वेक्टर ओ इक्वल टू, जो आपका वेक्टर दिया गया है इसमें 2i कैप प्लस 3j कैप -4k, और वेक्टर बी का पोजीशन वेक्टर हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पर लाइन सेगमेंट में मिड पॉइंट का फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, मिड पॉइंट का फार्मूला होगा अपॉन 2 इज इक्वल टू दी, और मिड पॉइंट के फार्मूला में इसमें दिया गया है मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट का पोजीशन वेक्टर 3i + 2j - 3k, ये आपका दिया गया है। तो यहाँ पर हम ओ बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ओ ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आएगा 2i कैप प्लस 3j - 4k प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, और 2 से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 6i + 4j - 6k। तो यहाँ से ओ बी इक्वल टू आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज 6i, इधर से 2i ला के लेफ्ट राइट में माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 4i कैप, यहाँ 4j है, ये राइट में ला के माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका +j, और यहाँ -6k है, -4k राइट भेजेंगे तो आ जाएगा -2k। तो इसका मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी आ जाएगा हमारा 4i + j - 2k। इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट, हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर पैरेलल टू द लाइन x - 1/2 = -y = 2z + 1 होल अपॉन z r। तो इसमें डायरेक्शन रेशियो पूछ रहा है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए देखिए, जिसमें जितने क्वेश्चन हम लगवा रहे हैं, ये क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है, कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। इसमें जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, इसलिए डिटेल सलूशन इसका ज़रूर आप तैयार रखिए। डिटेल सलूशन तैयार किए रहेंगे तो जो ये ऑब्जेक्टिव में आया है, और यदि आपको कहीं डिस्क्रिप्टिव में पूछ लेगा, मतलब 2 मार्क्स में आ जाएगा बोर्ड में, तो आप इजी वे में अच्छे से सलूशन को लगा लेंगे और आपको फुल नंबर वहाँ पर मिल जाएगा। इसलिए किसी क्वेश्चन का केवल आंसर ही मत देखिए, क्वेश्चन का सलूशन भी आपको आना चाहिए। ओके, तो आइए देखते हैं इसका डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा।
देखिए इसका डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम लाइन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। हम जानते हैं x माइनस x1 बाई ए 1 होता है इज इक्वल टू दी y माइनस y1 बाई b1 इज इक्वल टू दी z माइनस z1 बाई c1। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म में है, ये लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन के फॉर्म में है। तो यहाँ पर हम 1 ही रहने देते हैं, x माइनस x1 रहने देते हैं, यहाँ पर a b c ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a1 b1 c1 भी लिख सकते हैं या a b c भी लिख सकते हैं क्योंकि लाइन एक ही है। तो यहाँ पर इसी फॉर्म में पहले इसको हम बनाएंगे। जब इस फॉर्म में बनाएंगे तो इसका आएगा x माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू दी, इसको हम लिख सकते हैं y अपान माइनस 1 इस फॉर्म में बनाएंगे और यहाँ लिख सकते हैं y माइनस 0, ठीक है, इज इक्वल टू दी। इसको जब बनाएंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे और जब 2 कॉमन ले लेंगे आएगा z प्लस 1 बाई 2 ये आएगा, और अपान में ये जो 2 हमने कॉमन लिया है अपान में हम इसको लिख सकते हैं, और जब अपान में लिखेंगे तो 6 बाई 2 आएगा, दैट इज हम इसको लिख सकते हैं 3। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। तो यहाँ पर 2 हमने कॉमन लेकर के इसको कैंसिल आउट कर दिया, ये आ गया। अब जब इससे हम कंपेयर करेंगे तो हमारा जो डायरेक्शन रेशियो आएगा तो a इक्वल टू आएगा आपका 2 और b इक्वल टू आएगा -1 और c इक्वल टू आ जाएगा 3, क्योंकि a b c यही हमारा डायरेक्शन रेशियो होता है। तो यहाँ पर 2 -1 और 3 डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। इट मीन्स 2 -1 3 इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द गिवन लाइन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इफ़ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ ए LPP लीनियर प्रोग्रामिंग का ये क्वेश्चन है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए z इक्वल टू दिया है z 5x प्लस 7y एंड कॉर्नर पॉइंट आपका बाउंडेड फिजिबल रीजन का दिया गया है। मीन्स दैट द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द बाउंडेड फिजिबल रीजन आर 0 0 7 0 3 4 एंड 0 2। तो इसमें पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, कॉर्नर पॉइंट को इस z में पुट कर देते हैं। जो 5x प्लस 7y दिया गया है तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा। तो सभी कॉर्नर पॉइंट को जो फिजिबल रीजन है उसका कॉर्नर पॉइंट रख देंगे तो हमको वैल्यू मैक्सिमम फाइंड आउट हो जाएगी। मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं, मिनिमम भी निकाल सकते हैं। ओके, तो देखते हैं। इट इज़ गिवन दैट z इक्वल टू 5x प्लस 7y। तो हम सबसे पहले यहाँ फाइंड कर लेते हैं एट 0 0 0 0 पर निकालते हैं। तो z इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 5 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 मीन्स 0 प्लस 0, दैट इज z इक्वल टू आ जाएगा 0। सिमिलरली वी फाइंड एट 7 कामा 0 7 कामा 0 पर निकालेंगे तो हमारा z की वैल्यू आएगा 35, और 3 कामा जब 4 पर निकालेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो आ जाएगा 43। 15 प्लस 28 आ जाएगा 43। ओके, अब इसमें हमको मैक्सिमम वैल्यू बताना है क्या होगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हमारा कितना है 43, ऐसे ही देखने से ही लग रहा है, और मिनिमम वैल्यू हमारा क्या है 0 है। यहाँ देखिए एक पॉइंट हमारा मिस कर रहा है, एक पॉइंट और दिया गया है, 4 पॉइंट दिया गया है कॉर्नर पॉइंट इसमें। तो 0, 2 पर हम निकाल लेते हैं। 0, 2 पर जो z की वैल्यू आ जाएगी ये 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, और 7 इंटू 2 आ जाएगा 14। इट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 14। फिर भी आपका मैक्सिमम वैल्यू यही होगा और मिनिमम वैल्यू ये होगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा था मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम होगा 43, और किस पॉइंट पर होगा 3, 4 पर होगा। तो इट मीन्स द मैक्सिमम वैल्यू इज 43 एट पॉइंट 3, 4, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। 3, 4। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, इसका सलूशन क्या होगा और इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। सेम क्वेश्चन ऐसे ये भी करना है हमको। कॉर्नर पॉइंट दिया गया है फिजिबल रीजन का। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में यहाँ पर जो कॉर्नर पॉइंट दिया गया है 0, 3 है, 1, 1 है, 3, 0 है, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो दिया गया है z इक्वल टू px प्लस qy, जिसमें p और q की वैल्यू ऑलवेज 0 से ग्रेटर होगी। ठीक है, तो इसमें p और q में क्या कंडीशन हो सकता है, लेकिन यहाँ z की वैल्यू मिनिमम दिया गया है, किस पर है 3, 0 पर और 1, 1 पर है। ठीक है, तो इसमें सभी कॉर्नर पॉइंट पर हम z की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद p और q में रिलेशन निकाल लेंगे।
इसका सलूशन देखते हैं। z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई दिया गया है, तो हम इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह 0,3 पर z की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 0 प्लस यहाँ पर रखेंगे, 3q इक्वल टू 3q आ जाएगा। 1 पर निकाल लेंगे z की वैल्यू, यहाँ 1 रखेंगे x और y के प्लेस पर, तो p प्लस क्यू आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में 3,0 रखेंगे x y के प्लेस पर, तो z इक्वल टू आ जाएगा 3p प्लस 0, तो आ जाएगा 3p। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको ये दे रखा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ z अकर एट 3,0 एंड 1,1, मतलब 3,0 पर और 1,1 पे दोनों पर मिनिमम वैल्यू दिया गया है। तो यदि इस दोनों पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू दिया गया है, जो फिजिबल रीजन का कॉर्नर पॉइंट है, तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू ए भी है, मिनिमम वैल्यू ए भी है। क्वेश्चन में दे रखा है कि 1,1 पर मिनिमम है और 3,0 पर मिनिमम है। तो इट मीन्स बाई ATQ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ लिख सकते हैं P प्लस क्यू इज इक्वल टू दी 3p। तो यहाँ जब सॉल्व कर लेंगे तो q इक्वल टू आ जाएगा 2p, मीन्स दैट वी कैन राइट p इक्वल टू क्यू बाई 2। तो इसमें हमारा ऑप्शन देखिए कौन सा मैच कर रहा है, p इक्वल टू क्यू बाई 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो p q में जो एक रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, p इक्वल टू क्यू बाई 2 या q इक्वल टू 2p, बट ऑप्शन में p इक्वल टू क्यू बाई 2 दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट 3/10 और बी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी दी गई है 2/3 दिया गया है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया है 3/5। तो हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, मीन्स एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो हमें ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकालनी है, दोनों का सम। तो हम देखिए यहाँ सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो दिया है उसको राइट कर लेते हैं। यहाँ दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 2/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 3/5। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इसकी हमको नीड पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू पुट करने के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसको सॉल्व करेंगे। ये 3/10 एज इट इज रहेगा, यहाँ 2/5 माइनस 3/5 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1/5, और इसको 10 LCM लेकर के जब सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 1/10। ठीक है, तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया 1/10। अब यहाँ पर हमसे पूछ रखा था क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी बी बाई ए प्लस प्रोबेबिलिटी ए बाई बी, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी या प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी चाहे जो निकालें, बी इंटरसेक्शन या ए इंटरसेक्शन बी, इसमें दोनों वैल्यू वही हमारी सेम रखी जाएगी। चाहे ए इंटरसेक्शन बी निकालें या बी इंटरसेक्शन ए निकालें, दोनों में वैल्यू वही सेम आती है, इसलिए इन दोनों के प्लेस पर हम 1/10 रख करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो वैल्यू पुट करने के बाद आ जाएगा यहाँ पे 1/3 प्लस 1/4, इसको सॉल्व करेंगे, 10 कैंसिल आउट, 1/3, यहाँ 2 5 जा 10 और आ जाएगा 1/4, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 7/12। इसका मतलब इसमें जो ऑप्शन हमारा आएगा 7/12, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, रीजन बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। इसका आंसर हम लोग बहुत केयरफुली से देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ता है, डीपली समझना पड़ता है। तो यदि डेप्थ में इसको हम समझेंगे तो क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। पहले में दिया गया है असर्शन में, क्वेश्चन नंबर 19 में, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x स्क्वायर इज पाई स्क्वायर। ठीक है, और जो रीजन दिया गया है cos इनवर्स x का, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स x इज -π/2 π/2 क्लोज इंटरवल। तो इसमें चेक कर लेते हैं। देखिए जो cos इनवर्स x स्क्वायर दिया गया है, इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है हमको पता होना चाहिए 0 π होता है।
तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी मीन्स वी मैक्स होगा, इसका क्या होगा पाई, और यहाँ पर हमें दिया है स्क्वायर, तो इसका मतलब है मैक्सिमम वैल्यू जो होगी इस कास इनवर्स एक्स में, जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 0, में, इसका मैक्सिमम वैल्यू पाई होगा, तो स्क्वायर लगा होने के नाते ये पाई स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू इज पाई स्क्वायर इज करेक्ट। ये हमारा असर्शन जो है वो सही हो रहा है। और जो रीजन दिया गया है -π/2 से π/2, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो कास इनवर्स एक्स का होता है वो क्या होता है 0, बट यहाँ हमारा क्या दिया गया है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। और जबकि होना चाहिए था 0, तो इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू, ये हमारा ट्रू होगा, और रीजन जो होगा वो क्या होगा फॉल्स हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, सेक्शन ए का ये लास्ट क्वेश्चन है। 20 दिया गया है असर्शन ए, इफ a line make angle alpha beta gamma with positive direction of the coordinate axis, then sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma equal to, और रीजन में दिया गया है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन इज 1। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, जो हम जानते हैं कास जो डायरेक्शन कोसाइन है मीन्स जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल बनाता है अल्फा बीटा गामा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, मीन्स डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो मीन्स दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो डायरेक्शन कोसाइन में ये रिलेशन होता है। तो यहाँ पर एल इक्वल टू कास अल्फा है, एम इक्वल टू कास बीटा होता है, और एन इक्वल टू कास गामा। कास स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से अल्फा बीटा गामा अगर बनाता है तो डायरेक्शन कोसाइन में ये रिलेशन आता है। अब इसमें हम देखते हैं, इसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, सभी कास को साइन में कन्वर्ट करते हैं, तो देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो इसको जब चेंज करेंगे कास स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा होगा, और कास स्क्वायर गामा की जगह पर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल 1। मीन्स दैट कास स्क्वायर बीटा कास स्क्वायर अल्फा को हम साइन में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 से 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू दी 2। 1 प्लस 1 इधर आएगा 2 माइनस में, और माइनस यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा राइट और लेफ्ट में। तो हमारा रिलेशन आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू दी 2। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा असर्शन तो ट्रू ही होगा और रीजन भी ट्रू हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर हम दे सकते हैं ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट, हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। अब आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लगाते मिलेंगे। आप इसको अच्छे से सभी क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए, इसके सलूशन को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। हो सकता है यही क्वेश्चन आगे 2 मार्क्स में भी आ जाएं, तो इसलिए कंप्लीट सलूशन आप तैयार करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।